और फिर आकर गरीबों की बात करते हैं। और इसलिए इंडस्ट्री सेल में आज की हमारी स्थिति में रुपए 68 रुपए तक चला गया डॉलर की तुलना में। बहुत हालत खराब है ये। और इसमें 1 घंटा 2 घंटा चाहे उतना बोला जा सकता है, पर मैं उसमें समय नहीं गवाऊंगा। मेरे पास बहुत और स्टडी, मैं उस पर छोटी किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जरूर भेज दूंगा आपके पास, क्योंकि आप समझ सकते हैं। पर मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या इस परिस्थिति का उपाय क्या है? इस परिस्थिति को बदलने की ताकत किसकी है? मैं विश्वास के साथ बता सकता हूँ, मैं ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर बता सकता हूँ। जीडीपी गुजरात 11.30, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 11.50, मध्य प्रदेश जीडीपी 11.40, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18.50, और देश का सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के सरकार का जीडीपी 4.4%, अब 4% हुआ होगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2%। ये 2 और 4% पर लटके हैं। जहां बीजेपी का और एनडीए का शासन है, वहां हम कहां पहुंचे देखो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूपी एंड कांग्रेस पार्टी। ऐसे 50 पैरामीटर निकल सकते हैं। इस देश के तकदीर को, इस देश के भविष्य को भूखमरी, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना इस देश को, ये ताकत किसकी है? गरीबी कौन दूर कर सकता है? बेरोजगारों को रोजगार कौन दे सकता है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सही आर्थिक नीति है, उसके आधार पर हम देश के तकदीर को, देश के भविष्य को बदल सकते हैं और देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बना सकते हैं। हम $1 की कीमत 40 रुपए पर ले आएंगे, इतनी ताकत हमारे पास है। और ये पैसा वगैरह सब मिलता है, तो मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं 10 करोड़ पर 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था मैंने सरकार में। ये पैसे का कोई नहीं, पैसा अगर आप करना चाहती है, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। इफ देयर इज नो विल, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी एंड रिसर्च ग्रुप। फिर अगर नहीं करना है तो वैसे ही होता है। हम बदल सकते हैं, पर आज करने की स्थिति में आज हमको लोगों के पास जाना पड़ेगा। इंडस्ट्री के लिए 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर पावर नहीं तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आज मुझे बताइए, गाँवों में लोड शेडिंग है। आप जहां देखिए पीवीसी पाइप की इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक की इंडस्ट्री हो, 4 घंटे लाइट 4 घंटे जाएंगे तो वेस्ट मटेरियल कितना निकलेगा? कहां से काम करेगा वो? आज जनरेटर पर अगर इंडस्ट्री चलाएंगे तो 55 रुपए पर यूनिट डीजल की कॉस्ट बढ़ती है। आप वो 3 साल के जनरेटर का लाइफ पकड़कर आप कैलकुलेट करिए डीजल और उसकी कॉस्ट कितनी आती है। ये यूपी और बिहार में धन जनरेटर चलते हैं। कहाँ भी गांव में जाओ, सभा में जाओ, जनरेटर चलता है। जैसे कभी कभी तो मैं मजाक में कहता था कि जैसे अच्छे गायक को गाना है तो जब तक तबला, पेटी, वायलिन नहीं बजता तब तक वो अच्छा गाना उसके मुंह से निकलता रहे। अब नेता को भाषण देना है तो जब तक बैकग्राउंड में जनरेटर का आवाज नहीं आता तब तक नेता लाइन पर नहीं आता, भाषण नहीं दे पाता। इतनी आदत हो गई जनरेटर की। कहीं भी जाओ, सब सभाएं जनरेटर पर। ये जनरेटर में जो डीजल फूक रहे वो इंपोर्ट हो रहा है, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, और आज हम उसी स्थिति में जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, और आपकी मीडियम इंडस्ट्री है, मेजर इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल है, मैं विशेष रूप से नीरज जी से सुझाव देना चाहता हूँ कि पार्टी ने मुझे एक अच्छा काम दिया है, मैं उसके लिए बहुत मेहनत करके काम कर रहा हूँ। वो इंडिया विजन फॉर 2050, आने वाले 50 साल हम लोग इस देश को कहाँ ले जाने वाले हैं, और इसलिए देश की इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। और इंडस्ट्री जो है वो रोजगार निर्माण करने वाली होनी चाहिए। इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। इंडस्ट्री जो इंपोर्ट को कम करने वाली होनी चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जबलपुर में एक बहुत बड़ी ट्रक की फैक्ट्री है, डिफेंस की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और हमने कहाँ से ट्रक खरीदी करके लाए, जो स्कैंडल हुआ। अगर जॉइंट वेंचर करते और वहां अगर ट्रक बनाते तो एंसिलरी खड़ी होती। आज भी दिल्ली की रौनक अगर है तो मारुति के कारण है। गुड़गांव में मारुति की इंडस्ट्री, उसकी एंसिलरी कारण आज दिल्ली की रौनक है। अगर मारुति बंद हो जाएगी तो दिल्ली का हार्ट फेल हो जाएगा, इतना उसका इंपैक्ट है। एक एंसिलरी इंडस्ट्रीज कितनी खुली है। अगर हम हमारे देश में टेक्नोलॉजी, डिफेंस में चल रहा है, मुझे पार्टी में तो हम सोच रहे कि वक्त आएगा तो 80% तक आने दो फॉरेन डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1,15,000 करोड़ का डिफेंस के लिए जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बजाय अगर वही हवाई जहाज, वही हेलीकॉप्टर्स, वही अगर हमारे यहाँ तोहफे अगर यहाँ बनेंगी
तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, एंसिलरी इंडस्ट्री बढ़ेगी। और जैसे मारुति का हुआ कि हमारे देश में मारुति एक्सपोर्ट करने वाली कितनी कार जाती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अनेक देशों में यहाँ से मारुति की कारें जाती है। तो हमारे देश में अगर हम उसको जॉइंट वेंचर करके लाते तो हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारे देश में हवाई जहाज क्यों नहीं बन सकता। इतने हेलीकॉप्टर्स हमारे देश में आने वाले समय में मिलिट्री खरीद रही, सब लोग, हमारे देश में क्यों नहीं बनता। अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कहा था, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक तो आप बनाओ, नहीं बना सकते तो जॉइंट वेंचर करो, टेक्नोलॉजी लाओ और बनाओ। और टेक्नोलॉजी लाने के बाद हिंदुस्तान में लेबर कॉस्ट सस्ती है, पार्ट सस्ते बनेंगे, कॉस्ट क्वालिटी अच्छी बनेगी। और अगर क्वालिटी अच्छी बनेगी और कॉस्ट कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। जो हेलीकॉप्टर 30 करोड़ में मिल रहा हो, हम 25 करोड़ 20 करोड़ में दे पाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई, हम जब फॉरेन में जाते हैं तो कोई कहते हैं ये राइटिस्ट विचारधारा की पार्टी है। मैं मजदूरों में काम करता हूँ, यूनियन का लीडर हूँ, गांव गरीब मजदूर किसान की बात करता हूँ, तो मुझे लिख रहे थे कि तुम जरा लेफ्टिस्ट थिंकिंग के हो। हम ना राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है, हम नेशनलिस्ट है। जितनी कैपिटलिस्ट अमेरिका नहीं है उससे ज़्यादा वो बन गए। और नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज ने इतनी इन्वेस्टमेंट लाई है और इतना लिबरल अप्रोच है, और जो आता उसको इन्वेस्टमेंट के लिए इतना अच्छा एटमॉस्फेयर खड़ा किया गया कि चाइना में इन्वेस्टमेंट जा रही है वर्ल्ड की। हमारे यहाँ एफडीआई आना तो बंद हुआ, पर जो एफडीआई देश में थी वो देश से बाहर जा रहा है, क्योंकि देश के विश्वसनीयता पर सवाल पैदा हुआ है। हम ये नहीं बता सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है। ये सवाल हमारे देश में, इसको सुलझाना सरकार का काम है। अगर उद्योगपति की हालत ऐसी बनेगी कि उसको रोज चक्कर काटने पड़ेंगे सीबीआई ऑफिस के। मुझे एक अच्छी इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ, स्टील की, बहुत बढ़िया, नाम नहीं बताता, तो हम कपास उत्पादक किसानों में मैं काम करता हूँ। मैं उनके पास गया, लंदन बेस है, केनिया में उनकी फैक्ट्रीज है। तो मैंने उनको कहा कि आप कैसा भी करो यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री डालो। बहुत पीछे पड़ा। अब मुझे तो मेरे क्षेत्र में रोजगार निर्माण होना चाहिए ऐसा लगता है। मैंने 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बहाने में और कुछ आगे आएंगे तो और लोगों को मिले। बहुत हालत ख़राब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब मैं उनके पास गया, बेचारे तैयार हो गए। मैंने बोला आप चिंता मत करो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ इमीडिएटली फ़ोन में, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। भाई कोई भी बात हो, मैं आता था, मैं उनको मदद करता था, उन्होंने जगह दिखाई, सब दिखाई। एक दिन वो मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कैसे आए आप? बोले साहब मैंने अपना प्रपोजल ड्रॉप कर दिया आपसे क्षमा मांगने के लिए। मैं क्या हुआ? बोले मुझे एक माइन मिली थी और सीबीआई वाला भी पैसा मांगता है, बोले अब हर तारीख पे 25 लाख मांगता है। बोले साहब मुझे हिंदुस्तान में धंधा नहीं करना। बोला हाथ जोड़ता हूँ, अब मैं केनिया जाऊँगा, साउथ अफ्रीका जाऊँगा, पर देश में काम नहीं करना। कैसे देश आगे जाएगा? जो हमारे उद्योगपति है वो एनआरआई बन रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। लंदन में एक स्ट्रीट है जहाँ इंडियन एम्बेसी, मैं गया था वहाँ, लक्ष्मण नारायण मित्तल जी के यहाँ खाना खाने। उस रोड पर जितने बंगले बने हैं सब अभी भारत के उद्योगपति उसी रोड पर रहते हैं। सब छोड़ के जा रहा है, एनआरआई बन रहे हैं। क्या ये देश की इस प्रकार की विश्वसनीयता देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एटमॉस्फेयर को बढ़ा सकती है? क्या बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, परमिशंस नहीं मिलेगी, लाइसेंस राज रहेगा, तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका अकाउंट एनपीए होगा, उसके घर दार बर्बाद होंगे, तो तीसरे लोग क्यों इसके लिए आएंगे? बाहर की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यहाँ की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो रोजगार कैसे मिलेगा, गरीबी कैसे दूर होगी, देश की तरक्की कैसे होगी? मुझे लगता है गंभीर प्रश्न आज देश के सामने खड़ा है। और इंडस्ट्री सेल में जो लोग हैं वो समझते हैं। मैं जितनी बातें आपके साथ कर सकता हूँ उसके 10% बातें पब्लिक मीटिंग में नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता नहीं है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, आप केवल सुनकर मत जाइए। अब आपका काम है, जब से इंडस्ट्री चला सकते, मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो मैनेजमेंट से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं सिम्बोसिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में हर साल भाषण करने के लिए जाता हूँ एमबीए ग्रेजुएट के सामने, और लगातार जब भी मुझे मौका मिलता मुझे बड़ा आनंद आता है कि नए भविष्य की जनरेशन को मैं देखता हूँ। तो इस बार मैं गया था तो मैंने कहा इसका नाम बदलो, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, पॉलिटिक्स में एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, इन एवरी फील्ड। अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप होगी
तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मैनेजमेंट, जिसके कारण आप आगे जा सकते हैं। और हमारे देश को आगे जाने के लिए हमको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो अनेक कठिनाइयों पर मात करके हमको भविष्य में हमारी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए उपयोगी हो सकती है। और इसलिए आपसे दुहरी जिम्मेदारी है। जो कुछ बातें मैंने की वो थोड़ी सी निराश होने लायक है, पर निराश होने का कोई कारण नहीं है। जो चीज़ हमने गुजरात में करके दिखाई, जो चीज़ हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाई, जो चीज़ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए शासन कार्यकाल में हमारे सरकार ने करके दिखाई, उसी स्थिति का आधार लेकर आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी और एनडीए की सरकार आकर हम फिर से एक बार देश को इस अंधेरे से दूर करेंगे और विकास की ओर ले जाएंगे। जो वाजपेयी जी ने कहा था वो सही था। जो मुंबई में मैं बीजेपी में आया था तो पहली बार उनका भाषण सुना था, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। उन्होंने कहा था कि ये अरबी समुद्र के डूबते हुए सूरज को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो ये सोनिया मनमोहन सिंह ने जो अंधेरा करके रखा है, इसको हम दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सूरज निकलेगा और देश को इस परिस्थिति से बाहर लाकर फिर से एक बार 10% जीडीपी ग्रोथ और 8% एग्रीकल्चर ग्रोथ, फिर से एक बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत, और फिर से एक बार भविष्य के हिंदुस्तान को मजबूत बनाएंगे जो गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण करके दिखाएगा। उस भारतीय जनता पार्टी को हमको ताकतवान बनाना है। और इसलिए एक बात करिए कि जो हम लोगों में एक प्रॉब्लम है, हम लोग एक दूसरे से बहुत बोलते हैं। मैं अक्सर हमारे कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि जो लोग हमारे नहीं हैं, जो हमारे विरोधी है, आप एक छोटा सा काम करिए। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, ऐसे 10 लोगों को कम से कम कन्विंस करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जोड़ने का काम करिए। अगर ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया तो हमारा वोटिंग परसेंटेज 10% से बढ़ सकता है। छोटा सा काम है, हार्ट टू हार्ट, मैन टू मैन। अगर जाकर हम बात करेंगे और उसको कन्विंस करेंगे तो हम बदल सकते हैं। और एक छोटी सी बात कहकर मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें मेजर इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं आपसे कहूँगा, विक साहब भी है, एक छोटा ग्रुप बनाइए और मुझे इसमें भारतीय जनता पार्टी की इन सब के बारे में आने वाले कार्य में भविष्य में कैसी नीति होनी चाहिए, इसकी एक पॉलिसी बनाकर मुझे दीजिए। और वो थोड़ा सोचते समय आपके इंटरेस्ट में मत सोचिए, हम समाज का, देश का, सबका सोच रहे, ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचिए कि सही क्या है। नहीं तो इंडस्ट्री को ये टैक्स माफ़ कर दो, वो माफ़ कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो देश में और देश कैसे चलेगा। तो थोड़ा माफ़ी वाली भी बात होगी, सही तो रखो, पर हमारी सरकार भी उसमें चलनी चाहिए। नहीं तो इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में पूरा सोचकर उस नीति के बारे में भी आप जरूर तैयार करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया हुआ काम, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किया हुआ अच्छा काम, इस सब के बदौलत एक पॉजिटिव आत्मविश्वास के साथ मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि इस देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करके हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे और दुनिया की नंबर 1 की ताकत हम बनाकर रहेंगे। यही संकल्प करके हम यहाँ से जाएंगे। और ये करने के लिए हमको पहला काम करना है कि आने वाले चुनाव में ये यूपीए सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। ये संकल्प करके आप पूरे ताकत से काम को लगिए और केवल इंडस्ट्री सेल में नहीं तो रिक्शे वाले से लेकर छोटे छोटे लोगों तक जाकर उनको अपनी बात समझाकर आप निश्चित रूप से उनको अपने साथ लाने की कोशिश करिए। यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।